नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। आज हम आपको विरासत में लिए चलते हैं हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में, जो गुड़गांव में स्थित है। यहां आप भारत में प्रचलित पुराने से पुराने यातायात के साधनों को देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में। दिल्ली से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित है गुड़गांव का हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। भारत का पहला ऐसा निजी संग्रहालय जो भारत में परिवहन क्षेत्र में आए बदलावों की कहानी को खूबसूरती से सुनाता है। यह संग्रहालय बिलासपुर तावड़ू रोड पर स्थित है। इस संग्रहालय को केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त है। 7 दिसंबर 2013 को इस संग्रहालय को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। इस संग्रहालय में प्रवेश के साथ ही कोलकाता के ऐतिहासिक ट्राम पर नजर जाती है। ट्राम कार नंबर 204। इसे सितंबर 2017 में इस संग्रहालय में लाया गया था। 7 दशकों से अधिक समय से कोलकाता वासियों की सेवा करने के बाद यह देश के परिवहन इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इस ट्राम की लंबाई 57 फीट, चौड़ाई 7 फीट और वजन 18 टन है। इसमें 61 यात्रियों को बैठने की क्षमता है। इसके इंटीरियर को पुराने रूप में ही संरक्षित रखा गया है। इसमें लगे पोस्टर्स, विज्ञापन सभी देखे जा सकते हैं। यह देश में उपलब्ध 2 लकड़ी की ट्रामों में से एक है। इस वजह से भी यह दुर्लभ है। ट्राम से नजर हटती है तो स्टीम लोकोमोटिव 1921 केर स्टुअर्ट, 1923 बैगनॉल, 1953 जंग के साथ साथ एक रेल बस, एक खुला स्टीम बॉयलर, एक पानी का स्तंभ और एक मेरीवेदर फायर पंप भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ रेलवे द्वारा उपयोग किए गए 2 स्टीम रोड रोलर्स भी प्रदर्शित किए गए हैं। 1953 का जंग स्टीम इंजन चालू स्टीम इंजन है, जिसे म्यूजियम ने अधिग्रहित कर संरक्षित किया है। रेलवे सेक्शन में आउटडोर और इंडोर दोनों तरह से संग्रहित वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। पुराने समय के रेलवे स्टेशनों की थीम पर सजाए गए इस इंडोर गैलरी में आकर रेल यात्रा के सौंदर्य को महसूस किया जा सकता है। यहाँ बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे के 1930 के रेलवे सलून को भी देखा जा सकता है। उसकी भव्यता को महसूस किया जा सकता है। जोधपुर सैलून पैलेस ऑन व्हील्स का एक कोच है, जो पहले भारतीय रेलवे की एक लग्जरी ट्रेन थी। इसके अलावा यहाँ टिकट वितरण रैक, लैंप और भी बहुत कुछ है, जिन्हें संग्रहित किया गया है और बड़े ही सुरुचिपूर्वक सजाया गया है। 3 एकड़ के परिसर में निर्मित यह संग्रहालय 4 वातानुकूलित मंजिलों में फैला हुआ है। यहाँ 12 तरह के संग्रह हैं, जिनमें परिवहन के अलग अलग माध्यमों के साथ ही ट्राइबल आर्ट्स और कंटेम्पररी आर्ट को भी संजोया गया है। म्यूजियम में टिकट काउंटर से लेकर गणेश जी की प्रतिमा, सभी में गाड़ी का आकार या फिर उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कलपुर्जों का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। यह अनोखा संग्रहालय तरुण ठकराल की मेहनत, गहन शोध और जुनून का नतीजा है। देखिए, ऐसा है कि मैं 1990 से 1993 तक इंडिया के बाहर था। मैं अपना MBA कर रहा था हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में फ्रांस में, और उसके बाद 1 साल के लिए अमेरिका था, काम कर रहा था मैं मेरिडियन होटल न्यूपोर्ट बीच में। जब मैं वापस आया हूँ इंडिया, तब मुझे शौक एक ट्रिप में राजस्थान रामगढ़ शेखावती रीजन में
मैंने पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर्स, पुराने रेडियो, पुराने ऑयल लैंप वो ख़रीदे और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनको घर आके मैं जब सफाई कर रहा था और वो चमक के निकल रहे थे वापस। और एक दूसरे ही ट्रिप में मुझे एक पुरानी गाड़ी वहाँ पर नज़र आई, 1932 शेवरले, जो कि देख के बस इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। और मैंने उसको 5,000 रुपये में नक्की करा और उसको उठा के ले आया अपने घर। तो सब ने कहा घर पर कि ये तो क्या हो गया, ये तो लगता है कि तुम्हारा स्विच ऑफ हो गया, कि ये इसकी कब ठीक होएगी। पर 1 साल में वो गाड़ी ठीक हो गई और गाड़ी सड़क के ऊपर वापस आ गई और मैं चला पाया उस गाड़ी को। तो तब मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि जैसे जो चीज़ जो लॉन्ग जा चुकी थी उसको दोबारा लाइफ दे दी गई है। And that's what triggered the entire passion of collecting cars. So within a span of the next 20 years, I was able to buy almost about 100 cars from all over India, and of course other modes of transport. And that's how this museum was eventually built and opened to visitors in December of 2013. हमें विजिटर्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब शुरू में म्यूज़ियम खुला था तो बड़े विजिटर्स की ये मांग थी कि आपके पास ट्रैम नहीं है, जो दिल्ली में भी एक ज़माने में चलती थी, कलकत्ता में चलती हैं अभी भी, बॉम्बे में चलती थी, मद्रास में चलती थी। तो फिर मैंने कलकत्ता ट्रैमवेज़ को लिखा और 2 साल के बाद हमको अप्रूवल आया उनसे कि वो एक पुरानी 1940 की ट्रैम हमको देना चाहते हैं, और हमने ख़रीदी और उसको लाया। आज हमारे पास वो ट्रैम है। मैं खुशनसीब समझता हूँ कि मेरी जो टीम थी, हम लोग काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे। कुछ मैंने वर्ल्ड के सारे बेस्ट ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम्स घूम के आया था मैं, वहाँ से कुछ आइडियाज़ मिले। बिकॉज़ हम ये चाहते थे, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, कि वो आइडिया कि ये जो ब्रेक करनी थी मोनोटनी हमको, कि म्यूज़ियम्स कैन नॉट बी फन एंड एंटरटेनिंग। तो वो जब तक आप ऐसी चीज़ें कुछ क्रिएट ना करो, म्यूज़ियम्स विल बी बोरिंग। मानव सभ्यता के महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है पहिया का आविष्कार। पहिए के आविष्कार ने बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी और घोड़ा गाड़ी से यात्रा आसान बना दिया। इससे माल ढुलाई भी आसान हो गई। समय के साथ पहिया की बनावट में भी परिवर्तन आया। इस संग्रहालय में उस परिवर्तन को भी दर्शाया गया है। हाथियों पर हौदा शाही भव्यता का प्रतीक था, तो वहीं पालकी छोटी दूरी की यात्रा के लिए शान की सवारी थी। कैरिज लैंप, कार्बाइड लैंप और पालकी की सजावट से पुराना युग जीवंत हो उठा था। इस संग्रहालय में 3500 से ज्यादा क्यूरेटेड ऑब्जेक्ट प्रदर्शित हैं। इनमें ट्राइबल आर्ट का भी एक सेक्शन है, जहां महाराष्ट्र की वर्ली और मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला को प्रदर्शित किया गया है। ऑटोमोबाइल गैलरी में भारतीय कार उद्योग के विकास को दर्शाया गया है। यहाँ 75 से ज्यादा विंटेज और क्लासिक कारों को प्रदर्शित किया गया है। स्पेयर पार्ट्स की छोटी छोटी दुकानों को बनाया गया है। साथ ही यहाँ विंटेज पेट्रोल पंप भी है। आज के डिजिटल युग में यह कल्पना भी मुश्किल है कि कभी पेट्रोल पंप ऐसा भी हुआ करता था, जहां घड़ी की सुइयों से पेट्रोल भरे जाने का अंदाजा लगाया जाता था। ऑटोमोबाइल सेक्शन में ही एक विशेष खंड बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल की गई कारों का भी है, जो इस संग्रहालय को और भी दिलचस्प बनाता है।
20वीं सदी के मध्य में भारत में दोपहिया वाहन काफी लोकप्रिय थे। इन दोपहिया वाहनों को समर्पित एक पूरी गैलरी है, जहां पुराने से पुराने ब्रांड से लेकर नए ब्रांड की बाइक को भी देखा जा सकता है। यहाँ एक तरफ साइकिल को भी सजाया गया है। स्वदेशी या जुगाड़ वाहनों की गैलरी भी काफी रोचक है। इनमें फटफट, जुगाड़, विक्रम या गणेश, चखड़ा, रिक्शा आदि शामिल हैं। भारतीय विमानन उद्योग के इतिहास और विकास को समर्पित एक अलग गैलरी है। यहाँ शुरुआती परीक्षणों, प्रयोगों और एयर इंडिया के विकास को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले शुरुआती विमान मॉडल के साथ ही मूल पोस्टर, समय सारणी, टिकट और विज्ञापन शामिल है। 1946 के पाइपर J3C क्यूब विमान को उसके सिग्नेचर रंग येलो में रंगा गया है और उसे इस प्रकार लटकाया गया है कि वह उड़ता हुआ सा प्रतीत होता है। इस देश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राचीन काल से व्यापार और परिवहन के महत्वपूर्ण मार्ग रहे हैं। मौर्य और गुप्त काल के दौरान ये काफी समृद्ध रहे। ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे के आगमन के साथ इनकी प्रमुखता कम हो गई। यह गैलरी नावों, नौवहन मानचित्रों, नक्काशी और 2 बड़ी नावों के मॉडल के माध्यम से भारत के जलमार्गों के विकास को प्रदर्शित करती है। एक और इंटरेस्टिंग सेक्शन है टॉयज ऑन ट्रांसपोर्ट का। इसमें पुराने समय में भारत में बनने और इस्तेमाल की जाने वाली यातायात साधनों पर आधारित खिलौनों को रखा गया है। यहाँ जो वैरायटी मैंने देखी है, कुछ बचपन याद आ गया, क्योंकि अपने बचपन की गाड़ियाँ देखी, एम्बेसडर्स, फिएट, स्टैंडर्ड, हेरल्ड होती थी, और फिर उसके बाद जो फटफटियाँ दिखाई हैं, दिल्ली में निज़ामुद्दीन में फटफटी चलती थी बसों के साथ ट्रांसपोर्ट, वो देखकर बचपन याद आ गया। उससे पहले की भी जो मेरे ग्रैंडफादर के वक्त की गाड़ियाँ थी वो भी देखी मैंने यहाँ पर। तो इन्होंने कहानी जो है, हिस्ट्री जो बहुत सुंदर तरीके से बनाई है और मुझे बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो बहुत मज़ा आया, और जिस तरह आर्टिस्टिकली इन्होंने अपने वॉल्स को पेंट किया हुआ है और गाड़ियों को भी पेंट किया हुआ है, बहुत आर्टिस्टिक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। लगता है अपना पैशन जो है इन्होंने अच्छी तरह यहाँ पर फुलफ़िल किया है। आप यहाँ ज़रूर आइए। एक बात दूसरी ये होगी कि आप जो इन्फॉर्मेशन ये आपको दे रहे हैं, ये भी अपनी इंडियन सिविलाइजेशन है जो, उसकी एक हिस्ट्री है। और तीसरा ये है कि आप अपनी जिज्ञासा बढ़ाएं दूसरी चीज़ों के बारे में। अब प्राइवेट म्यूज़ियम्स भी खुल रहे हैं, गवर्नमेंट के कितने म्यूज़ियम्स हैं। जब हम छोटे होते थे तो जब स्कूल ले जाता था हम कहते थे बोरिंग है, म्यूज़ियम कौन जाएगा। इससे जिज्ञासा बढ़ेगी, क्योंकि म्यूज़ियम क्या होता है, अपनी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री होती है, ये बढ़ेगी इससे। तो मैं लोगों को कहूँगी आप ज़रूर आएँ, अपने बच्चों को लाएँ। अच्छा यहाँ ये लगा कि इन्फॉर्मेटिव बहुत है, गाड़ियों की हिस्ट्री बताई है और बहुत ही आर्टिस्टिकली डिस्प्ले किया है, जिससे जिज्ञासा भी नहीं होगी ना, यहाँ आकर वो खुश हो जाएगा। इस देश में यातायात की विकास यात्रा को इस संग्रहालय ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से प्रदर्शित किया है। इसका उद्देश्य परिवहन से संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए परंपरा और आधुनिकता के बीच एक संवाद बनाना है।
यहाँ परिवहन के साधनों से प्रेरित समकालीन कलाकृतियों का भी एक महत्वपूर्ण संग्रह है। श्री अयोध्या न्यास और IGNCA के संयुक्त आयोजन अयोध्या पर्व का समापन 13 अप्रैल को हो गया। इस दौरान वहां अनेक संगोष्ठियों और संवादों के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आधारित एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इंद्रधनुषी संस्कृति में इसी चित्र प्रदर्शनी पर आधारित इस रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जाते हैं। नमस्कार। श्री अयोध्या न्यास और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का संयुक्त आयोजन अयोध्या पर्व का समापन 13 अप्रैल को हो गया। 3 दिवसीय इस आयोजन में संवाद, संगोष्ठी के साथ ही 3 प्रदर्शनियां लगाई गई थीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आधारित चित्र प्रदर्शनी के कलाकार थे पद्मश्री वासुदेव कामत। रामायण केवल पुस्तक के लिए नहीं है, मंदिर में स्थापित मूर्ति की पूजा के लिए सीमित नहीं है, तो अपने जीवन में उतारने के लिए है। रामायण घर घर में भले ही ग्रंथ के रूप में, पुस्तक के रूप में होगा, लेकिन रामायण दादा से पोते तक या माँ पिता से बच्चों तक कथा के रूप में, संस्कार के रूप में बताया जाता है और जीवन में उतारने के लिए आदर्शवत बताया जाता है। ये रामायण का अधिक महत्व है और इसी कारण रामायण अभी तक चिरंजीव है। और रामायण और हनुमान जी दोनों को हम चिरंजीव क्यों कहते हैं कि हनुमान जी ने खुद राज्याभिषेक के समय राम जी से प्रार्थना की थी कि जब तक भूमि पर राम कथा है तब तक मेरा जीवन रहे। तो हनुमान जी और रामायण इनको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे हनुमान जी चिरंजीव है वैसे ही रामायण चिरंजीव है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम इस नाम से यह मैंने एग्जीबिशन या प्रदर्शनी शुरू की तो उसके पहले मन में विचार आया कि रामायण के बारे में हम क्या करें। जैसे ये पूरी प्रदर्शनी के चित्र जो है वो मैंने 2014 में बनाए थे। ये पर्व हो रहा है तो अलग से रामायण के जो प्रसंग है उसका सही भाव लोगों तक पहुंचाने के लिए ये प्रदर्शनी लगनी चाहिए। इस विचार से मैंने यह प्रदर्शनी यहाँ लगवाई। तो ये सभी चित्र जो हैं वो रामायण के प्रसंग नहीं है, तो उस प्रसंग में जो भाव छुपा है उसको मैंने यहाँ चित्रित किया है। वासुदेव जी ने बताया कि ये सभी चित्र बचपन में मिले रामायण के संस्कारों से प्रेरित हैं। इनमें प्रसंगों को नहीं बल्कि उसमें छिपे भावों को चित्रों का आधार बनाया गया है। उन्होंने सभी चित्रों के बारे में विस्तार से बताया। रामायण वाल्मीकि ने जी लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और न जाने दक्षिण में कम्ब रामायण है। तो ऐसे बहुत से रामायण, तो कहाँ से रेफरेंस लिया, यह प्रश्न आ सकता है। तो फिर मैं क्या उत्तर दूँ? तो मैंने बचपन से राम कथा के जो संस्कार हुए थे और जो मुझे प्रेरणा मिली थी और वो प्रेरणा मेरे चित्रों के लिए कारण बनी। तो इसमें मैंने यह दिखाया है कि ये सभी चित्र जो मैंने बनाए, जो साक्षात हनुमान जी ने अपना हृदय, अपना सीना ओपन किया है। वाल्मीकि ने जब पहली बार क्रौंच वध देखा और उनके मन में निषाद के प्रति शापवाणी आई और वो जो शापवाणी है वो छंदोबद्ध काव्य में प्रस्तुत हुई और इसीलिए वाल्मीकि को रामायण लिखने के पश्चात आज तक हम आदि कवि कहते हैं। ये रामचंद्र दर्शन का है। जैसे प्रभु रामचंद्र जी जब छोटे थे तब उन्होंने चंद्र चाहिए इसलिए हट किया था। तब माँ ने उनको आईना दिखाया। ये कथा तो हम जानते हैं, लेकिन किसी
पहले किए हुए चित्र को मैं रिपीट नहीं करता हूँ। तो मेरी कल्पना से मैंने ये एक चित्र किया है कि जो स्नान का पानी है उसमें चारों भाई देख रहे हैं। राम जी चंद्र का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए ये रामचंद्र दर्शन, और यहाँ तीनों भाई राम का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए रामचंद्र दर्शन। ये शिवधनुष्य है जो परशुराम ने जनक राजा के पास रखने के लिए दिया था, और वो उस शिवधनुष्य को सीता जी खींच रही है नीचे, क्योंकि उसको खेलने के लिए चाहिए। ये अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप के कारण शिलावत हुई थी, और प्रभु रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से उसको पुनरुज्जीवन मिला या शापामुक्त हुई। इस प्रकार की कथा हम सुनते आए हैं, लेकिन मैं इस कथा को और पवित्रता से देखना चाहता हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष वाल्मीकि रामायण में ऐसा उल्लेख है कि जब वो आश्रम देखते हैं तो वहाँ वो अहिल्या देवी को स्वतः उनके दोनों भाई चरण छूते हैं, सम्मान करते हैं उसका। लेकिन आज कथा में हम देखते हैं कि उनके चरण पत्थर को लग गए और वो पावन हो गए। तो लेकिन आज भी हम देखते हैं कि स्त्री की गलती हो या न हो, लेकिन एक बार कलंकित होने के पश्चात वो समाज के सामने आती नहीं है। तो स्त्री को उसका हक जो है, उसकी पवित्रता जो है, वो वापस पुनर्जीवित करते उनको प्रदान करना, इतना बड़ा कार्य प्रभु रामचंद्र जी ने किया। तो ये कथा विश्वामित्र जी के से सुनने के पश्चात ये पतित नहीं है, पावन ही है, इसलिए पुष्पांजलि उसको समर्पित कर रहे हैं और उनको समाज में फिर से ऊंचे गर्दन से वापस आने के लिए प्रेरित करती है। आज यह संस्कार आज के लिए आवश्यक है। ये स्वयंवर का चित्र है। जीवन क्या होता है कि आसमान और धरती जहाँ क्षितिज पर मिलता है, उस प्रकार आसमान नीचे झुकता है, धरती ऊपर नहीं जाती है। तो ये आसमान का झुकना जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जीवन में शिवधनुष्य उठाने जैसे बहुत से प्रसंग आ सकते हैं, लेकिन आखिर तक ये दोनों अलग जैसे होते ना, जैसे हॉराइजन पे, क्षितिज पे आसमान और ज़मीन अलग नहीं होती, उसी प्रकार छोटे छोटे कारण से झगड़े कर तलाक जैसे नौबत जीवन में आनी नहीं चाहिए। इसीलिए ये प्रेरक ऐसा विषय है। इन चित्रों को दर्शकों का भी भरपूर प्यार मिला। दर्शकों ने इन्हें काफी पसंद किया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।